बैक टू बैक 2 मेंस दे दिए थे और दोबारा फिर क्वालिफ़ाई नहीं हुआ था। तो फिर लगा कि अब करें क्या? बहुत नर्वस था इस बार तो, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत खुश था। लास्ट ईयर जब ऐसा लग रहा था कि अब तो सिलेक्शन हो ही गया है, बट जब लास्ट ईयर नहीं हुआ तो मैं अपने दोस्त को बोल कर गया था कि अगर हो जाए तो कॉल कर देना, ना हो तो मैं समझ जाऊँगा, कॉल मत करना। और वो भूल गया या क्या हुआ, उसने उनकी फ़ोन कॉल नहीं नहीं आई। किया। पूरी प्रिपरेशन के बीच में हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया है, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। सबके साथ होता है, और जिसके साथ नहीं हो रहा मतलब वो सीरियसली पढ़ नहीं रहा। जीएस पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको 5 दिन का गैप मिलता है, मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे लैंग्वेज एंड संडे ऑप्शनल होता है। ट्यूसडे को मुझे फीवर आया, वेडनेसडे को मुझे डेंगू डिटेक्ट हो गया। और ऑप्शनल में रिवीजन भी आपको बहुत ज़्यादा करना होता है। पर्सनली आपने इस पूरी जर्नी से क्या सीखा? गिव योर एफर्ट्स, मेहनत अपनी करते रहो, एक ना एक दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि यूपीएससी लाइफ में कैसे आया, मतलब किस स्टेज में आया, आपको कैसे पता चला यूपीएससी के बारे में? मैम, करंट सिचुएशन ये है कि हर फैमिली में यूपीएससी सिविल सर्विसेज को स्पून फीड तो बचपन से ही किया जाता है। मेरे लिए जो सिविल सर्विसेज स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज में ही जाना है, ये जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, जब मैंने 12th कंप्लीट की और बीटेक में मैंने एडमिशन लिया था, तो ऑन वेरी फर्स्ट मंथ जो स्टार्ट हुआ था उसी में मैंने डिसाइड कर लिया था कि शायद इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। और तब से ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, बट ये है कि हाँ, समझना शुरू कर दिया था कि ये क्या है, कैसे करना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसकी जर्नी भी बहुत लंबी होती है। तो आपकी जर्नी, आपने कब से इसके लिए फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की और ये कौन-सा अटेम्प्ट था आपका? मैम, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 2019 में मैंने इसका पूरी तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू किया, और टोटल 4 अटेम्प्ट लगे मुझे, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। बीच में एक अटेम्प्ट मैंने स्किप भी किया क्योंकि प्रीलिम्स तो मेरे सारे ही क्वालिफ़ाई हुए, बट 2 बार मैं मेंस क्वालिफ़ाई नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने 1 साल स्किप भी किया। तो फाइनली 4th अटेम्प्ट में जाकर के मुझे ये रैंक मिली। काफ़ी लंबी जर्नी रही है, मतलब आपने 4th अटेम्प्ट दिए हैं, 5 साल के आसपास का समय दिया है। हम जब यूपीएससी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि आपको कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ये सोचते हैं कि हम 2 अटेम्प्ट्स देंगे, 3 अटेम्प्ट्स देंगे, हो गया तो ठीक है, वरना फिर हम कुछ और देख लेंगे। तो आपका माइंडसेट किस तरह से था इस एग्ज़ाम को लेकर? मैम, सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा जो ऐसा कहते हैं कि हम 1 अटेम्प्ट देंगे, 2 अटेम्प्ट देंगे, कि हमेशा हमें थोड़ा-सा डेटा देख लेना चाहिए। इट्स मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर पहली बार में हो जाता है, होता भी है, बहुत सारे लोगों का होता भी है, पहले में होता है, दूसरे में होता है। बट एवरेज अटेम्प्ट यूपीएससी का जो डेटा है वो अराउंड 4 अटेम्प्ट्स है ना? 27-28 का एज है, 4 अटेम्प्ट्स है। तो एक एवरेज को दिमाग में रख के ही हमें आना चाहिए, और मैं ज़रूर बोलूँगा हर उस एस्पायरेंट को कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। बट एट लीस्ट आप प्लान करके आइए कि आप 3-4 साल एग्ज़ाम को देंगे, मतलब उसके अपना बाद ही माइंडसेट प्लान उस तरह बी। से बना हाँ के जी, रखिए कि आपको इस एग्ज़ाम को क्योंकि 3-4 साल तो 3 देने ही हैं। स्टेज हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि मतलब आप इंटरव्यू स्टेज तक गए और जस्ट 1 मार्क्स से आपका नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप और आगे देंगे तो आपका अच्छी रैंक आ व्हाट जाएगी। इफ नेक्स्ट ईयर हाँ, में बेटर हाँ, हो? यस, यस। तो जब भी स्टार्ट करें तो थोड़ा-सा डेटा को ध्यान में रखते हुए कि इतना लग जाता है, कोशिश अपनी करें फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, सेकंड में निकल जाए और अच्छी बात है। जी। जी। जिस दिन रिज़ल्ट आया, उस दिन का किस तरह से रिएक्शन था? कहाँ पर थे आप और कैसे पता चला कि रिज़ल्ट आ चुका है और सिलेक्शन हो गया है? मैम, बहुत नर्वस था इस बार तो, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत खुश था। लास्ट ईयर जब तो लग रहा था कि अब तो सिलेक्शन हो ही गया है, बट जब लास्ट ईयर नहीं हुआ तो उस चीज़ का रिपल इफ़ेक्ट इस साल था। इस साल ऐसा लग रहा था कि पिछली बार भी नहीं हुआ, क्या पता इस बार भी ना हो। तो वो दिन तो बहुत मतलब इनफैक्ट 22 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था। जो 21 अप्रैल की रात थी वो बहुत भारी रात थी कि पता नहीं कल क्या होगा, ऐसा पता चल गया था कि ऐसा रिज़ल्ट हाँ, कल ही आना पता है। लगभग पता चल जाता है, स्पेकुलेशन होता है कि आ जाएगा, पुराने पैटर्न को देखते हुए। और जब रिज़ल्ट आने वाला था उससे कुछ 1 घंटे पहले मैं एक बहुत पीसफुल जगह है, एक दिल्ली में एक श्राइन है, मैं वहाँ चला गया था। तो वहीं मैंने रिज़ल्ट देखा, तो मैं अपने दोस्त को बोल कर गया था कि अगर हो जाए तो कॉल कर देना, ना हो तो मैं समझ जाऊँगा, कॉल मत करना। और वो भूल गया या क्या हुआ, उसने उनकी फ़ोन कॉल नहीं नहीं आई। किया, और मैंने पीडीएफ खोली, और इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि अपना रोल नंबर जो उसमें जो है फ़ीड करके निकाल लें अपना रिज़ल्ट। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, एक-एक देख रहा था, 2 पेज तक मेरा नाम नहीं था। तो मुझे लगा कॉल भी नहीं आई है, लग रहा नहीं हुआ, फ़ोन मैंने उल्टा रख दिया। फिर 5 मिनट के बाद फ़ोन आया कि हो गया है, तब फिर थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, हो सुकून गया। मिला। जी। फिर घर वालों का किस तरह से रिएक्शन था?
सबसे पहली कॉल मैंने अपने बड़े भाई को करी, क्योंकि मेरी पूरी इस जर्नी में पूरा मतलब कॉलेज से लेकर के यूपीएससी प्रिपरेशन तक मेरे बड़े भाई का रोल रहा है। तो सबसे पहली मैंने कॉल अपने बड़े भाई को करी, तो ही वाज़ वेरी नॉर्मल कि अच्छा हो गया। बट वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि उस कॉल को काटने के बाद कि वो काफ़ी देर रोए। खुशी के तो आंसू थे हाँ, वो वो खुशी काफ़ी। के आँसू थे। फिर उसके बाद देन आई कॉल्ड माय मदर एंड फादर। फैमिली का भी वो एक स्ट्रगल होता है कि जिस तरह से फैमिली आपको देखती है, आपके अप्स एंड डाउन्स देखती है जिस तरह से, तो कहीं न कहीं ये उनके लिए भी एक सक्सेस है इस पूरे जर्नी में जब रिज़ल्ट आ जाता है देखते हुए। तो उनकी जर्नी, उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा है आपकी लाइफ़ में इस पूरी प्रिपरेशन में? मैम बिल्कुल, पूरा फैमिली एक्चुअली जब कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो पूरी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व होती है। उसके इमोशनल सपोर्ट फैमिली से होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली से होता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल बात है। तो हर स्टेज पे, चाहे वो आपका एग्ज़ामिनेशन स्टेज, चाहे आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेंशन फ्री हैं अपनी फैमिली से, तो कंफर्टेबली आप पढ़ पाएँगे। लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो चीज़ें प्रिपेयर उतना इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। जी, तो आपकी फैमिली में यूपीएससी के बारे में पहले पता था लोगों को कि पहली बार आपसे ही पता चला? मैम मेरी फैमिली में ऐसा है कि पूरे मेरे रिलेटिव्स को भी मिला कर के कोई भी किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। तो यूपीएससी तो इन जनरल अब इंडिया में सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी करना है, कलेक्टर बनना है। लेकिन स्पेसिफ़िक किसी ने कोई प्रिपरेशन ऐसा नहीं किया था, और जब मैं अलीगढ़ आया तभी मुझे इसके बारे में इतना पता चला और मैंने खुद से ही प्रिपेयर करना शुरू किया। जी। जो एग्ज़ाम होता है, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने 5 साल प्रिपेयर किया। लास्ट ईयर की आप बात बता रहे थे कि आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली नहीं हुआ। उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, उसके 1 महीने बाद ही फिर से प्री का एग्ज़ाम देना होता है। तो उस टाइम जो माइंडसेट है, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है? क्योंकि तुरंत आप एक फेलियर से जूझ रहे होते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना है क्योंकि वो अब आगे मूव ऑन करना है। तो वो टाइम किस तरह से था? मैम लास्ट ईयर जैसे जब मेरा नहीं हुआ, तो अप्रॉक्स 2 मंथ्स बचे थे उस टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिन तक बहुत अजीब लगता है कि आपके हाथ में कुछ आने वाला था और अचानक से आपके हाथ से ले लिया गया फाइनल स्टेज के बाद। लेकिन फिर वहीं वहाँ पर थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना होता है, ये है कि एक अपॉर्च्युनिटी गई है, अभी 2 महीने बाद दूसरी अपॉर्च्युनिटी आनी है। तो अगर हम अभी परेशान होकर के, गिव अप करके अगर बैठ जाएँगे, तो वो दूसरी अपॉर्च्युनिटी भी हाथ से निकल जाएगी, फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा। तो 2-4 दिन का ब्रेक लेने के बाद मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर वापस से करना। हो गए। कभी इस पूरे प्रिपरेशन के बीच में हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया है, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ऐसा कुछ आया थॉट बीच में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबके साथ होता है, हर एस्पायरेंट के साथ होता है। इवन जो सक्सेसफुल हैं, जो नॉन सक्सेसफुल हैं, सबके साथ। और जिसके साथ नहीं हो रहा, मतलब वो सीरियसली पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं, वो बाहर निकल गए हैं, बहुत आगे पहुंच गए हैं। आप अभी भी अपने उसी कमरे में वही अपनी 10-20 किताबें जो हैं वो उन्हीं को भी बार बार पेज पलटे जा रहे हैं। रिजल्ट आ नहीं रहा है, कभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कभी प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। तो अमूमन आई वुड से 100% जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनकी लाइफ में ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जहाँ पर वो सोचते हैं कि चलो छोड़ें इसको, क्या होगा कि नहीं होगा। बट फिर वही ये वापस से ये सोचना कि शुरू क्यों किया था। तो ये प्रोसेस है पूरा, मतलब हर कुछ एक दिन में ये दिमाग में आएगा ही आएगा। प्लान बी होना चाहिए इस पूरे प्रिपरेशन में? ऐसा दिमाग में लगता है कि एक प्लान बी तो रख ही लेते हैं? मैम ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस होगी आई वुड से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फैमिली से सपोर्ट था, मेरे भाई से मुझे सपोर्ट था, तो मुझे ऐसा सच कोई प्लान बी रखने की अभी ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार फिर यही दूंगा, यूपीएससी ही दूंगा। बट मैम जैसा हमारे सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी के साथ कुछ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो लोग अगर रखना चाहें तो रखें। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा हर उस कैंडिडेट को, उस एस्पायरेंट को जो सिविल सर्विसेज में आ रहा है, कि स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट डोंट हैव प्लान बी, जस्ट फोकस ऑन सिविल सर्विसेज। इवन आई वुड सजेस्ट कि जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो स्टार्टिंग के 2-3 साल वो स्टेट पीसीएस पे भी ट्राई ना करें, सिविल सर्विसेज को अपना बेस्ट दें। क्योंकि आप जब अदर देन सिविल सर्विसेज आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन में जाते हैं और वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वापस से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल गिव योर बेस्ट, देन उसके बाद अगर प्लान बी कुछ सोचना है तो सोचो। टू ईचेज़ होना कि अगर हाँ, आप रखना चाहते हैं। इंडिविजुअल चॉइस है। यस मैम। जी। अब हम एग्ज़ाम पर आते हैं, तो हम जानते हैं कि कहा जाता है कि बहुत ही मुश्किल परीक्षा में से एक है ये परीक्षा। तो
और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पहले तो आप प्री पढ़िए, प्री के लिए पढ़िए, फिर उसके बाद आप मेंस में करिए तो JS1, JS2, JS3, मतलब सब्जेक्ट्स ही खत्म नहीं हो रहे होते हैं और पूरे 1 साल में आपको बार-बार सारे ही सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो उसको कि कौन-सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ये किस तरह से अपना टाइम टेबल मेंटेन किया जाता है और इसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करें? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज़ भी अब मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है और किस तरह से हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस निकल सकता है, वो कैसे कैलकुलेट की जाए? मैम सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें किस वक़्त क्या पढ़ना है। अब जैसे ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है कि फॉर समवन जिसने अभी स्टार्ट किया है उसके लिए थोड़ा-सा अलग होगा या जिसने 3 अटेम्प्ट दे दिए उसके लिए थोड़ा-सा अलग होगा। बट जो एक आइडियलिस्टिक पैटर्न होता है वो ये होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स से पहले अपना मेंस तैयार कर लो। क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया और मेंस तैयार नहीं है तो मेंस निकल पाना बहुत मुश्किल है। अगर निकल भी गया तो जस्ट कट ऑफ क्लियर होगी, फाइनल मेरिट तक आप नहीं पहुँच पाएँगे। तो उसके लिए मेंस तैयार करो। तो मेंस तैयार करने के लिए मैम एक डिफाइंड सिलेबस है, जीएस 1, 2, 3, 4 और आपका ऑप्शनल और ऐसे है। तो उसमें ऑन एन एवरेज एक पेपर को कंप्लीट करने में 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज़ हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास नोट्स हैं, वेरी गुड। आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, वेरी गुड। आप उन नोट्स को पढ़ें, उनको पढ़ के समझें और वहाँ से कुछ माइक्रो पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करें और अपने नोट्स तो बनाएँ ही, साथ में माइक्रो नोट्स भी बनाएँ। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ आप 2 घंटे में पढ़ रहे हैं, वो आप 10 मिनट में रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो आप पहले एक ब्रॉडर डिवाइड कर लीजिए अपने अगले 7-8 महीने को, जो जिनके पास पूरा साल है उनके लिए, कि 2 महीने में मुझे जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 करना है और पैरेलल ऑप्शनल डेली 2 ढाई घंटे जितना भी आपके पास टाइम है, वो आपने डिसाइड कर लिया। तो आपने एक बार मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जीएस4 कंप्लीट कर लिया, आपने उसके नोट्स बना लिए, आपने उसके माइक्रो नोट्स बना लिए। अब आप मान लीजिए जीएस4 कंप्लीट कर लिया, अब जीएस2 पढ़ना है। तो जब जीएस2 पढ़ रहे हैं तो किसी भी दिन रैंडम आधा घंटा निकाल के, 1 घंटा निकाल के जीएस4 के जो आपने माइक्रो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज़ कर लिया। कभी कुछ छुट्टियाँ पड़ गईं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोचिंग करते हैं बट छुट्टियाँ पड़ गईं तो आपने वापस से माइक्रो नोट्स उठाया, उसको रिवाइज़ कर लिया। लेकिन इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन करें और वहाँ पे जितने भी हमारे जीएस के पेपर्स हैं प्लस आपको प्री भी साथ में लेकर के चलना है, टेस्ट भी साथ में लेकर के चलना है। तो अपनी अब एक लिस्ट बनाएँ कि आपको क्या-क्या करना है और आप क्या-क्या कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैंने ये प्लान किया था कि मैं अपने ऑप्शनल को 6-7 बार रिवाइज़ करूँगा। तो मैंने मेरे जो ऑप्शनल के 20 टॉपिक्स थे उनको मैंने लिस्ट डाउन कर लिया था और उसको करने के बाद मैं उसको टिक कर देता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि जब तक मेरी प्रिपरेशन एंड होगी, जब तक एग्ज़ाम आएगा तो हर टॉपिक के सामने 6 टिक आ जाने चाहिए। तो मैं बार-बार उसको पलटता था, देखता था अच्छा ये वाला मेरी यूनिट अभी रह गई है, इसको एक बार और करना है। तो अगर आपके पास माइक्रो नोट्स होते हैं तो आपका हो जाता है। प्लस आपके पास एक पहले से एक प्लान होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बट अगर आप बिना प्लान के बैठेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो जितने भी जीएस और ऑप्शनल हैं, उनके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए। उसके हिसाब से प्लान बना लीजिए कि पहले कब कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन कब देना है, माइक्रो नोट्स बना लेंगे, तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाएँगी। बिना प्लानिंग के फिर ऐसा लगेगा क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप वही पढ़ते रह जाएँगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको रिवीजन कब करना है। राइट मैम, ये तो इतना ज़्यादा सिलेबस है। इनफैक्ट अगर आपको मान लीजिए कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना हो, उसके आपके पास 4-5 सब टॉपिक्स हैं, 4-5 बुक्स हैं और आउट ऑफ रैंडम मैं आपको बुक्स लाकर दे दूँ सुबह को और मैं कहूँ पढ़ो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। बट अगर आपने एक दिन पहले ये प्लान बनाया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 5 बुक्स ए, बी, सी, डी, ई, मुझे पहले ए बुक का जो है वो ए सब्जेक्ट का जो है मुझे 2 यूनिट्स पढ़नी है, बी सब्जेक्ट का मुझे जो है 1 यूनिट पढ़नी है, इतना घंटे मुझे उसे देना है, तो वो आपने उसको उस तरीके से अरेंज कर दिया अपने टेबल पर, आप सुबह उठे बस आपने वही फॉलो कर लिया तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। जी, हम रिसोर्सेज़ की बात करते हैं। आपने बताया कि आप एक सब्जेक्ट के लिए, एक टॉपिक के लिए भी आजकल 4-5 रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, तो किसी एस्पिरेंट के लिए अगर उसे सक्सीड करना है, तो कितने रिसोर्सेज़ पे उसे रिलाई करना चाहिए? अगर उसे प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड करनी है, तो रिसोर्सेज़ कितना देखना चाहिए? क्योंकि मार्केट में अगर आप जाएँगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे। अगर आप पॉलिटी देख रहे हैं, पॉलिटी पे ही आपको 10-15 रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे, बट 10-15 रिसोर्सेज़ पढ़ने में आपका पूरा साल चला जाएगा। फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं पाएँगे। तो किसी भी एक एस्पिरेंट को कितने सब्जेक्ट्स जो है, एक सब्जेक्ट के लिए कितने रिसोर्सेज़ पे रिलाई करना चाहिए? मैम मैं अक्सर ऐसा लोगों को बोलता हूँ कि जिस स्टेज पे अभी यूपीएससी प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ पर क्या चूज़ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं चूज़ करना है, आपको क्या मटेरियल नहीं लेना है। एक ही मटेरियल फ़ॉलो करें, फिर अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टॉपिक ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपने कोई बुक है या किसी कोचिंग का मटेरियल है, आपने पढ़ा, आपने अपने नोट्स बना लिए, उसको रिवाइज़ कर लिया। फिर आपको
खुद को पहले ही टेस्ट करना है, तो आप किसी मॉक टेस्ट को लगाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, आप अपने सीनियर को या अपने दोस्त को दिखाइए, खुद भी देखिए। आप देखिए क्या आप एक इफ़ेक्टिव आंसर लिख पा रहे हैं, या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं तो क्या आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो मतलब वो सोर्स सफिशिएंट है, बस उसको ही और रिवाइज़ करना। बट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो क्वेश्चंस का आंसर कर ही नहीं पा रहा हूँ, या ये मुझसे नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस सोर्स में कुछ ना कुछ कमी है, तब आप दूसरे सोर्स पे जाइए। बट अगर आपने एक सोर्स किया, उसको 2-4 बार रिवाइज़ कर लिया और इफ़ेक्टिवली आप आंसर कर पा रहे हैं, तब किसी भी दूसरे सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैम जब मेंस आता है तो इतना कम वक़्त होता है लास्ट में, और आपको सब कुछ रिवाइज़ करना होता है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पाएँगे, और अगर रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे तो कोई सेंस नहीं है उसको पढ़ने का, आप उसको वहाँ पे एग्ज़ाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। जी। हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है आपका, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था? और ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। मैम मेरा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है, बट दैट वाज़ टू टफ फॉर मी। तो मैंने तो ज्योग्राफ़ी चूज़ किया, और ज्योग्राफ़ी चूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि मैंने प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही, तो 3.5 साल तो लगभग मुझे कॉलेज में मिल गए। तो मैंने एनसीईआरटीज़ वगैरह बहुत अच्छे से करी थी, तो मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया था ज्योग्राफ़ी में, लगा था कि हम ये कर सकते हैं। तो जो भी एक एस्पायरेंट है जो अपना ऑप्शनल चूज़ करना चाहता है, एक सोल क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उसको अगर जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसी को ले। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई एक नया एस्पायरेंट है और वो अपना ऑप्शनल पढ़ता है, और उसका हम मान के चलते हैं कि बहुत ही अर्ली स्टेज में ही सिलेक्शन हो जाता है, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता है, ठीक है? तो अगर किसी का सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर उसने आज से स्टार्ट किया है, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2026 में, सेकंड अटेम्प्ट होगा 2027 में, और उसका इंटरव्यू होगा 2028 के जैन में। हुँ। यानी उसको तब तक वो सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इतना अर्ली सिलेक्शन हो रहा है, उसके बावजूद भी उसको अभी 2.5 2 साल ढाई साल तो ऑप्शनल पढ़ना पढ़ना है। है। राइट। तो आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा हो। रही बात कहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे, हर ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं, हर ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है? आप अपना ऑप्शनल चूज़ करिए, उसमें अच्छे से एक्सेल करिए, 100% मार्क्स आएँगे आपके। आपका इस पूरे प्रिपरेशन में सबसे चैलेंजिंग फ़ेज़ कौन-सा था? जहाँ पर लगा कि यार मतलब अब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है? 2 टफ टाइम्स आए थे मैम। एक तो जब बैक टू बैक 2 मेंस दे दिए थे और दोबारा फिर क्वालीफाई नहीं हुआ था, तो फिर लगा कि अब करें क्या? मतलब पहली बार नहीं हुआ तो दिमाग में ये थॉट आया कि चलो अगली बार हो जाएगा। बट जब दोबारा फिर नहीं हुआ, तब समझ नहीं आ रहा कि 2 बार मेंस लिख लिया तो अब क्या करें? पहले ऐसा होता था कि प्री क्वालीफाई होते तो बहुत खुशी होती थी कि प्री क्वालीफाई हो गया, मेंस लिखने का मौका मिल गया। अब ऐसा होने लगा कि ये तो अब उल्टा होने लगा कि प्री क्वालीफाई हुआ जा रहा है बार-बार, फाइनल सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो जब समझ नहीं आता कि करना क्या है, आगे रास्ता नहीं दिखता तो बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया था, ईयर ड्रॉप ले लिया। मैंने कहा एक काम करो, शुरू से शुरू करते हैं, वापस से स्क्रैच से शुरू करते हैं और मेंस की तैयारी करते हैं। दूसरा जो टफ टाइम था वो लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एंड दैट टू मेंस में अच्छे मार्क्स थे, इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम हो गए थे। तो फिर उसमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि लक फैक्टर हो, मेरी किस्मत में ये नहीं है। तो ये थोड़े से चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, बट फिर वही है कि आपको वापस से ये सोचना होता है कि अपनी लाइफ का इतना क्रूशियल टाइम इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, तो ऐसे तो नहीं छोड़ना है इसको, इतना ज़्यादा आप दे चुके हैं, तो शुरू क्यों किया था उसको सोच के वापस से आगे बढ़ जाना। आपको डाउट होता है बट फिर लगता है कि हमारा अल्टीमेट गोल तो वही है, तो वहाँ तक यस, तो यस, यस। पहुँचना ही है हमको। जी। जी। इस पूरे एग्ज़ाम में आप बता रहे थे कि एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी आपकी एग्ज़ाम लिखते समय? हाँ, मैम थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मेरा मेंस चल रहा था, इस तो साल वाला? इस साल वाला 2024 जिसमें सिलेक्शन हुआ है। जीएस पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको 5 दिन का गैप मिलता है, मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे लैंग्वेज एंड संडे ऑप्शनल होता है। ट्यूसडे को मुझे फ़ीवर आया, वेडनेसडे को मुझे डेंगू डिटेक्ट हो गया, और ऑप्शनल में रिवीजन भी आपको बहुत ज़्यादा करना होता है, और मेरे पास वही 2-3 दिन बचे थे जिसमें मुझे रिवाइज़ करना था। तो पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये भी अटेम्प्ट गया। पिछली बार तो इंटरव्यू से बाहर हुए, इस बार अब डेंगू हो गया, क्योंकि डेंगू में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि रिवीजन कैसे करते हैं कि आप माइक्रो नोट्स बना लें, तो मेरे पूरे ऑप्शनल के माइक्रो नोट्स पूरी तरीके से तैयार थे। तो डेंगू होने के बावजूद भी मैं 95% ऑफ द सिलेबस को रिवाइज़ कर पाया।
तो जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे ऐसा कहूँगा कि बहुत ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में कि आपके कंट्रोल में नहीं है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपका पर्सनल लॉस हो जाए, कुछ फैमिली में लॉस हो जाए, आप बीमार हो जाएँ, तो उसके लिए आप एक पहले से प्रिपरेशन करके रखें, एक बफर लेकर के चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम आ रहा है आपका, तो आप ये टारगेट ना रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 25th मई को प्रीलिम्स है, तो आप ये ना सोचें कि आप सिलेबस 24th मई को कंप्लीट करेंगे। आप 1 महीना पहले ही कंप्लीट कर लें। सेम थिंग गोज़ विथ मीन्स कि आप 1 हफ्ता या 15 दिन पहले कंप्लीट करें, ताकि कुछ ऐसी अनफॉर्सीन सिचुएशंस आ जाएँ तो उसको हैंडल कर सकें। प्लस आप अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करें कि ऐसी सिचुएशन में भी आप सील थ्रू कर जाएँ। तो बहुत सारे लोग बीमार होते हैं क्योंकि इतना चैलेंजिंग फेज़ ही होता है मेंस का। जो भी एक कैंडिडेट होता है जो प्रीलिम्स क्वालीफाई करता है, वो अपना 100% देता है उन 3-4 महीने में। तो इट्स बट ऑब्वियस कि आधी से ज़्यादा लोग किसी को फ़ीवर आ जाता है, कोई टायर्ड हो जाता है, किसी को जो कमज़ोरी आ जाती है, कुछ लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कुछ ना कुछ इश्यू हुए थे, बट वो सील थ्रू हो गए। तो मेरे लिए ये भी एक लर्निंग की पॉज़िटिव तरह वो थी। था, लर्निंग था कि ठीक है, अगर मुझे डेंगू हुआ है तो और भी लोगों को हुआ था कुछ ना कुछ परेशानी, उनका भी हो गया। तो उसको मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा नेगेटिवली नहीं लिया, सोचा कि ठीक है एग्ज़ाम दे देते हैं, बाकी जो होना होगा वो हो जाएगा, देखेंगे। हम स्विच पर आपकी और आपके जैसे कई लोगों की कहानी इसीलिए सुनाते हैं ताकि जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उन्हें ये पता चले कि अगर उन्होंने ये कर दिया तो हम भी ये कर सकते हैं, कि अगर उनका ये चैलेंजिंग फेज़ जो है वो इस तरह से गुज़रा तो हम भी कर ही लेंगे अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजिंग फेज़ आएगा तो। बिल्कुल लेकिन मैम। सबसे इम्पोर्टेंट बात एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि जो नोट्स की आपने बात की, नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है एटलीस्ट आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे आप क्विकली जो है आप बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जल्दी से रिवाइज़ कर लें। तो नोट्स बनाने का, बट नोट्स बनाना भी एक आर्ट है अपने आप में, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे टॉपर्स से बात की तो उन्होंने बोला कि सबका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है नोट्स बनाने का। तो आपका पैटर्न किस तरह से था मैम और क्या आप डिजिटली नोट्स भी बनाते थे? डिजिटल नोट्स तो मैं नहीं बनाता था, सब पेपर पे ही बनाता था, और मैं सजेस्ट भी करूँगा डिजिटल ना ही बनाया जाए क्योंकि आपको पेपर पे ही लिखना है वहाँ पर। तो एट टाइम्स ऐसा भी होता है मैम कि हमने जो चीज़ लिखी होती है, तो वो आसानी से ग्रैस्प हो जाती है, हम उसको वहाँ पे प्रोड्यूस भी कर पाते हैं एग्ज़ाम में। नोट्स मैंने सभी टॉपिक्स के तो नहीं बना पाए थे, अप्रॉक्स 70-80% चीज़ों के मैंने बनाए थे। नोट्स बनाने के मेरे हिसाब से हम 2 तरीके होते हैं। पहले तो ये है कि जो भी टॉपिक है आपका, आप उसको कवर कर लो, उसके लेंथी नोट्स बना लो, चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक टॉपिक ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? 25 मार्क्स का उसका वेटेज है जीएस पेपर 3 में। आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ा, आपने उसके फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पेजेज़ के नोट्स बना लिए, इन डिटेल लिख लिया आपने सब कुछ, हर एक चीज़ आपने लिख ली। उसको आपने एक बार पढ़ लिया, अब उसकी जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, आप उसको बनाइए माइक्रो नोट्स, और वो 25 पेज रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ़ 3 पेज में। क्योंकि आपको अब स्केलेटन लाना है, आपके पास जो कंटेंट है, वो आपने वहाँ से पढ़ लिया। आपने वो स्केलेटन बना लिया 3 पेज में, अब उन 3 पेज को रिवाइज़ करने के लिए आपको 6-7 मिनट चाहिए। उसको आप 20 बार भी रिवाइज़ कर सकते हो, और फिर एक बार जब एग्ज़ाम का टाइम आए, तो वापस से जो आपने बल्की नोट्स बनाए थे, उनको रेफ़र करो, ताकि वो कंटेंट आपको वापस से ताज़ा हो जाए आपके दिमाग में। तो एक डिटेल नोट्स, फिर डिटेल नोट्स से माइक्रो नोट्स, 2 तरीके के नोट्स होने और चाहिए। फिर आप उसको माइक्रो नोट्स आप पूरे साल में आप देख सकते हैं ताकि आपका तुरंत रिवीजन हो जाए यस आपकी मैम, मैं जल्दी-जल्दी। कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ऑप्शनली है या फिर जीएस का कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें हमने उसको इतनी बार पढ़ रखा है कि कंटेंट तो हमारे पास है, हम भूलेंगे क्या? हम वो मैक्रो डिविजन्स या जो मैक्रो हेडिंग्स हैं, बस उनको भूल सकते हैं। अगर वो हमें पता रहेंगी कि हमें पता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्वेश्चन है, हम उसका आंसर करने गए, तो उसके अंदर मान लीजिए हमें 10 पॉइंट्स लिखने थे, 10 हेडिंग्स थी, सब हेडिंग्स थी हमारी। तो अगर हमें कोई ये आकर बता दे कि ये सब हेडिंग ये है, तो 2 लाइन का कंटेंट तो हम लिख ही देंगे उसमें। तो आपने बल्की नोट्स बना लिए, फिर वहाँ से बस आपने हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड ताकि आपको एग्ज़ाम्पल्स उठा याद आ लिए। जाए कि किस यस, टॉपिक से ये रिलेटेड टॉपिक है। था, यस, जी। तो वहाँ से वो आसानी हो जाती है। जब आपने बताया कि जब आप मेंस लिखने वाले थे और फिर डेंगू डिटेक्ट हो गया था, उसके जी। बाद घर वाले किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे? क्योंकि मतलब काफ़ी परेशान हो गए होंगे और फिर एक होता है ना कि उनको परेशान देख के फिर आपके मन में भी एक क्वेश्चन उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ही इंसानी फितरत है कि हम सबसे पहले यही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? तो इस तरह का कुछ? मैम बिल्कुल मैंने भी ऐसे सोचा था, इसीलिए मैंने बताया नहीं। अच्छा। मैंने घर बताया ही नहीं, मुझे डेंगू हो गया, और एक डॉक्टर थे वहाँ पर, तो मैं उनके पास पहुँचा। मैंने कहा सर इतना बता दीजिए कि संडे इवनिंग तक कुछ सीरियस तो नहीं होगा मुझे। तो ही सेड कि अभी प्लेटलेट्स काउंट इतना भी डाउन नहीं है तुम्हारा, कुछ दवाई दे रहा हूँ, इसको फॉलो करो, लेकिन अगर थोड़ी भी तबीयत बिगड़े तो तुरंत हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाना। तो मैंने सोचा अगर घर बताऊँगा
तो घर वाले तुरंत। आएँगे एंड देयर हाई चांसेस कि घर वाले ये भी कह देंगे पेपर छोड़ दो। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर मुझसे हर 6 घंटे में फ़ोन पे मेरी बात अपडेट भी हो ले रही रहे थी, थे। अपडेट ले रहे थे, तो मैंने घर बताया ही नहीं। जब मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो गया, सीधा हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ से जाके घर पे फ़ोन किया कि डेंगू हो गया। और एडमिट हो चुके हो वहाँ एडमिट पे। एडमिट तो उस टाइम पे मतलब रिकवरी चल रही थी। रिकवरी फ़ेज़ आ चुका था मेरा। अच्छा, मेरा पीक जो एक डेंगू का जो फ़ेज़ होता है, वो मेरे एग्ज़ाम वाले दिन ही था। एग्ज़ाम वाले दिन। रिकवरी फ़ेज़ में मैंने घर तो बताया उस कि टाइम मैं एग्ज़ाम लिखते टाइम भी कुछ दिक्कतें आ रही थी? बहुत कमज़ोरी थी मुझे, इनफैक्ट मैंने 2 दिन कुछ खाया भी नहीं था। और यहाँ पे फिर रूल आता है आपके दोस्तों का भी कि मेरे 1-2 दोस्त थे, उनका मेरे साथ सेंटर था। तो इसमें एक तौफ़ीक भाई थे और एक आमिर मेरा दोस्त है। तो वो लोग मुझे सेंटर पे ले जाते थे, सेंटर से बाहर मैं आता था और वहीं पे आकर के एक पार्क था, तो वहाँ पे चादर बिछा के सब लोग रिवाइज़ कर रहे होते थे, मैं बीच के गैप में सो जाता था। और जब मैं क्लास में गया, मुझे याद है, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ीवरिश भी था मैं और काफ़ी कमज़ोरी थी, साँस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी सीट चेंज कर दो एंड द लेडी वाज़ वेरी नाइस। उन्होंने क्या किया कि मेरी सीट पंखे के नीचे कर दी और मुझे आसानी हुई वहाँ पे। तो वो चैलेंजिंग टाइम था, बट ये था कि हाँ, बस ये 3 घंटे लिखना है, तो हो गया। और अब ऐसे सोच के लगता है अब वो एक जर्नी, एक यादगार जर्नी रह गई। आई एम श्योर उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा और बहुत सारे सेकंड थॉट्स भी आ रहे होंगे कि इस तरह से क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और ये सारी चीज़ें। बट आपने उन सबको बहुत अच्छे से ओवरकम किया और उसका रिज़ल्ट तो हमने देख ही लिया इस बार के रिज़ल्ट में। मुझे बताइए कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो इस पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपने बोला ही कि जो अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डीमोटिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि ये होगा, ये फेज़ आएगा ही। तो जब इस तरह से आ जाता है, डीमोटिवेशन आ जाता है, उसके बाद अपने आप को फिर से ट्रैक पे लाना, वो कितना डिफ़िकल्ट है और वो किस तरह से कर सकते हैं? मतलब हम सब जानते हैं कि चलो मुझे आईएएस बनना है, ये एक सपना हो गया, लेकिन हम इंसान भी तो हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी तो लगता है ना कि क्यों ही इतना ज़्यादा, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इतना सब कुछ करके 3 साल, 4 साल, 5 साल दे दिया और कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो छोड़ ही देते हैं। मैम उसके लिए आई वुड सजेस्ट, ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है जिन्होंने ऐसा किया और फिर वो सक्सेसफुल लोग आगे कि थोड़ा-सा आई वुड से, पता नहीं ये परफेक्ट चीज़ होगी क्या ना कि नहीं, थोड़ा-सा अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई भी करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैक टू बैक एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं और आपका नहीं निकल रहा है, 10-15 दिन का ब्रेक ले लें, घर चले जाएँ, कहीं घूमने चले जाएँ, दोस्तों के पास चले जाएँ, वापस से री-एनर्जाइज़ होकर आएँ। ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी ब्रेक्स ज़्यादा। ब्रेक्स इम्पॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ ये है कि अमूमन जिनके साथ ऐसा होता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि 3-4 साल हो गए हैं, अभी नहीं हो रहा है, बहुत गिव अप करने का मन कर रहा है, उनके साथ जो सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है ये है कि वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं। अ, वो बोलने लगते हैं कि प्रोसेस टफ है, मेरा इसलिए नहीं हो रहा है, उसका हो जा रहा, उसने कम पढ़ा, मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा, मेरा नहीं हुआ। कहीं न कहीं कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ होते हैं जिसको हम खुद नहीं देख पा रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि पहले ये सेल्फ एनालिसिस करें कि हमारा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, आखिर वजह क्या है? कहाँ पर हम अटक रहे हैं? कि जो स्ट्रैटेजी किसी ने बता दिया बस उसको ही फॉलो किए जा रहे हैं, पता लगा वो आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है। तो पहले आप उस चीज़ को देखें, उस पे काम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैम इस साल का अटेम्प्ट ही नहीं दिया। इस साल का मैंने अटेम्प्ट इसलिए नहीं दिया, मैं इतना ज़्यादा थक चुका था पिछले 2-3 अटेम्प्ट से। मुझे लगा था कि 1 साल का ब्रेक चाहिए, तो अब फाउंडेशन कोर्स करने के बाद ब्रेक लेके फिर एग्ज़ाम दूँगा। तो आप एक तो ब्रेक लें, सेल्फ एनालिसिस करें और अगर 3-4 साल से बैक टू बैक आपका नहीं हो रहा है, तो एक प्रॉपर साल लेकर के, गैप लेकर के स्क्रैच से स्टार्ट करें। तो वो चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। प्लस अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से टच में रहें, उनसे बात करते रहें, तो वो मोटिवेशन ऑलरेडी वहाँ से आ जाएगा। अभी भी मुझे याद है कि हालाँकि मुझे आईपीएस मिला है, बट मैं अपनी मदर को फ़ोन करता हूँ, वो डीएम साहब ही कहती हैं, ठीक है? तो हर घर में ये होता है, जो भी सिविल सर्विसेज़ सिविल तैयारी सर्विस करने तैयारी कर आता रहे है, होते तो हैं वो तो डीएम साहब कलेक्टर। ही होते हैं, हाँ। जी। तो जब आप अपने जो भी क्लोज़्ड वन्स हैं, उनसे बात करें, तो वो आपको जो ट्रीट करते हैं, तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन आता है कि ठीक है, सिर्फ़ आप ही नहीं इस प्रोसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली भी स्ट्रगल कर रही है, तो खुद के लिए नहीं, आपको उनके लिए भी एफर्ट्स लगाने हैं, तो वो एक थोड़ा-सा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आता है। जी। हम जब इस पूरे प्रिपरेशन की बात करते हैं, इस पूरी जर्नी की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं ना जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, तो जब रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद ऐसा टाइम आया क्या आपने ऐसे अपने आप को देखा और कहा हो कि बहुत अच्छा काम किया, या फिर अपने आप को अप्रिशिएट किया? मैम एक इंसिडेंट याद आ रहा है। एट टाइम्स तो ऐसा भी होता था मेरे साथ कि सिलेक्शन होने के बाद भूल जाता था मैं कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। क्योंकि 6 साल से मैं इसी एस्पिरेंट फ़ेज़ में ही था। तो एक रोज़ एक साहब से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, सर आपको क्या मिल रहा है? तो मैं टाइप कर रहा था आईपीएस, तो मुझे अचानक से थॉट आया, आईपीएस? मुझे मिल गया?
तो वो थोड़ा-सा बहुत अच्छा लगता है और एक्सपेक्टेड चीज़ें जब आपको मिल जाती हैं और जो आपने सपना देखा है आपको वो मिल जाता है, तो ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं जहाँ पे आपको फ़ील होता है यस यू हैव अचीव्ड दैट। और आपको लगता है कि हमने जो सोचा था वो कर लिया। तो बचपन से ही आप मतलब बचपन में क्या सपना था? बचपन में क्या बनना चाहते थे बचपन से? मैम मैंने आपको बताया जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई नहीं रहा है। मेरे मदर फादर तो उन्होंने जो स्कूल एजुकेशन है वो ली ही नहीं है। तो बहुत रैंडम चीज़ें चलती थी जब स्कूल में थे तो बचपन में सब पायलट बोलते थे, पायलट बनना है। कोई एस्ट्रोनॉमर बोलता था तो एस्ट्रोनॉमर बनना है, फिर किसी को आईएएस बनना था, किसी को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर। तो जैसा-जैसा लोग बोलते रहे वैसा-वैसा हम भी बोलते रहे। घर से एज़ सच कुछ कोई रोल मॉडल था नहीं मेरा, ना कोई फैमिली में था, रिलेटिव्स में भी नहीं था। बट जब 12th कंप्लीट करने के बाद, जब एक ग्रेजुएशन की दुनिया स्टार्ट होती है, तब समझ में आया कि क्या करना है। तब एक जो ओरिजिनल थॉट आया, वो था। बाकी बचपन में तो सबको बचपन में हर दिन कुछ कुछ नया बनना है, कुछ नया दुग्गल बनना साहब की होता था। तरह ये कुछ भी सबके करना साथ सेम ही है। होता है। जी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जब छोटे थे या जब भी हमें बोला जाता था कि अगर आपको आईएएस बनना है या आपको यूपीएससी क्रैक करना है ना, तो आपको 15-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बोला जाता है कि आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैम अगर ऐसा सच होता तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होता, पहली बात। मैम ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान 16 घंटे पढ़ सके। हाँ, दिखावा कर सकता है, किताब खोल के बैठ गया 16 घंटे, दिमाग काम करता ही नहीं है उतने घंटे तक। ऑन एन एवरेज आई वुड से 8 से 9 घंटे सफिशिएंट है, 8 से 9 घंटे पढ़िए, लेकिन वो इफ़ेक्टिव पढ़िए। आप अपने साथ एक घड़ी रखिए। मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो 12th फेल मूवी जो है, उससे पहले मैंने बुक पढ़ी थी 2019 में, तो उन सर की मैंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि आप अपने साथ मनोज एक सर घड़ी की। रखिए। जी, जी, मनोज सर की कि अपने साथ आप एक घड़ी रखिए और उसमें आप अपने आप को मॉनिटर करते रहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर वो घड़ी आपको 8-9 घंटे दिखा रही है, मतलब यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। 8-9 घंटे सफिशिएंट है। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ता रह गया प्रीलिम्स का, तब आप 10, 11, 12 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर करो या मरो वाली कहानी रिक्वायरमेंट होती होती है। है वहाँ यस, पे और यस, मुझे यस। लगता है एग्ज़ाम के टाइम में तो हम वैसे भी ज़्यादा ऑटोमैटिकली मेहनत यस। करते हैं तो नॉर्मली कोई इंसान अगर 16 घंटे, 15 घंटे पढ़ने की कोशिश करेगा ना, 3 दिन में बर्नआउट हो जाएगा, फिर पूरा हफ्ता नहीं पढ़ तो ये पाएगा। सारे पेरेंट्स ये सुन लें क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि आप नंबर ऑफ आवर्स कितना दे रहे हो। उनको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हैं तो बढ़िया पढ़ रहे होंगे। नहीं मैम, आई वुड से नंबर ऑफ आवर्स नहीं, क्वालिटी ऑफ आवर्स कितने जा रहे हैं। आप 7 घंटे पढ़िए, लेकिन आप इफेक्टिवली फ़ोकस्ड होके पढ़िए, और वो रोज़ाना ज़्यादा बेटर पढ़िए है। यस, रोज़ाना और भी डिसिप्लिन्ड रहिए। बीच-बीच में ब्रेक लेते रहिए थोड़ा, बीच-बीच में 2-4 ताकि महीने में आप एक आध ब्रेक मिल जाए। जी। आपका एग्ज़र्शन ना हो और उसके फिर लिए हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होती हैं, सबसे अच्छे ब्रेक्स होते हैं वो। तो बहुत अच्छा हो जी। जाता है। जी, ये पूरी जर्नी अगर मैं पूछूँ कि आपकी ये पूरी 5 साढ़े 5 साल की जो जर्नी रही है, इससे अगर एक सीख अगर मैं पूछूँ, तो वो आपके लिए क्या सीख थी? आप जैसे अभी आपका सिलेक्शन हो गया, वो एक रिज़ल्ट आ गया, बट लाइफ़ में आपने या पर्सनली आपने इस पूरी जर्नी से क्या सीखा? मैम अगर मैं पूरे सम अप करूँ साढ़े 5-6 साल को, तो सबसे ज़्यादा मैंने जो यहाँ से सीखा है वो ये है कि गिव योर एफर्ट्स, मेहनत अपनी करते रहो, एक ना एक दिन रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जो अक्सर ऐसा होता है कि हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट आएगा। देर से आएगा बट आएगा। सो आप अब कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आप मेहनत करते रहिए और रिज़ल्ट को इतना मत सोचिए, रिज़ल्ट अपने आप एक ना एक दिन आ जाएगा। अपना इंटेंट रखिए अच्छे से, यस, यस। पूरी तरह से पूरी कोशिश कीजिए और फिर अगर होगा तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हम बात करते हैं इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होता है यूपीएससी में अगर हम यूपीएससी सीएससी में, तो इंटरव्यू के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम लास्ट ईयर मुझे लगा था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, मार्क्स एवरेज आए, नहीं हुआ। इस साल जब मैं गया तो पहले से मुझे थोड़ा डर था कि लास्ट ईयर तो मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू देकर गया, मार्क्स ही नहीं आए थे, इस बार क्या होगा? हालाँकि जब मैं गया इस बार इंटरव्यू में, तो बोर्ड वाज़ कॉर्डियल, अच्छे क्वेश्चन्स भी उन्होंने पूछे, कई जगह पे मुझे फँसाया भी, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे। तो मेरी ऐसा अक्सर मुझे बोला जाता था जब मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी, पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा था दोस्तों के साथ, कि अगर आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो ओपिनियन बेस्ड जा रहा है, तो मतलब यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अगर वो फैक्चुअल जा रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। तो स्टार्टिंग के ही जो 2-3 क्वेश्चन थे, वहीं से उन्होंने मेरा ओपिनियन लिया और 70% ऑफ द टाइम मेरा ओपिनियन ही चलता रहा। तो मैं बहुत पॉजिटिव हो गया था कि इंटरव्यू सही डायरेक्शन में जा रहा है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो वहाँ से लगा कि मार्क्स को भी बूस्ट मिला। जब फाइनल रिजल्ट आया तो मार्क्स मेरे जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी लाइन्स पे ही थे। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको सुनकर लगा हो कि ये कहाँ से आया, ऐसा कोई क्वेश्चन था? सबसे पहला ही क्वेश्चन अच्छा। वो सही से बैठ भी नहीं पाया था मैं और
हर किसी की अपनी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। किसी की बुक रीडिंग हॉबी है, किसी की स्पोर्ट्स में कुछ जो है हॉबीज़ रहती हैं। तो बुक रीडिंग मेरी कभी नहीं रही। और जो मेरे जो बोर्ड था, वहाँ पे जो चेयरमैन थे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आपने अपने ड्राफ्ट में सब कुछ भरा है, बुक्स क्यों नहीं लिखी हैं? बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हो? तो जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अदर देन जो भी करंट सिनेरियोज़ चल रहे होते हैं, आप अपना ड्राफ्ट तैयार करते हैं। मेरे ड्राफ्ट में कहीं पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था बुक रीडिंग। और उनका सबसे पहला सवाल था कि बुक रीडिंग क्यों नहीं करते हो? तो वो थोड़ा-सा सबसे पहले ही क्वेश्चन मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया था। तो उसका किस तरह से जवाब दिया आपने? मैम ऑनेस्टली जो सच्चाई थी कि नहीं पढ़ते हैं सर। एकेडमिक बुक्स पढ़ी हैं, यूपीएससी की पढ़ी हैं, तो सर ने बट उधर पूछा। इंटरेस्ट नहीं होता। नहीं था, तो मुझे दूसरी बेसिकली चीज़ों वो में यही इंटरेस्ट। टेस्ट करते हैं कि कितने ऑनेस्टी के साथ आप यस आंसर मैम। दे पाते हैं और आपका ओपिनियन क्या है, उस तरह के ही क्वेश्चन पूछते बिल्कुल, हैं। मैम वहाँ पे इनिशियली वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप पैनिक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आप वो रैंडम क्वेश्चन्स आपसे जानबूझ के इसलिए पूछे जाते हैं कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि पैनिक कर जाते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि अगर आपने ऐसा नहीं बुक्स पढ़ी है या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, सिंपली वहाँ पर सच बोल दो। अगला क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर अच्छे से करो। और हर क्वेश्चन एक न्यू क्वेश्चन होता है। पुराने क्वेश्चन को भूल जाओ। क्रिकेट की तरह है कि जस्ट वेट फॉर योर ईज़ी बॉल, 6 आएगा, उस पे 6 मार देना। वहाँ से आपको मार्क्स फेच हो जाएँगे। जी। मॉक इंटरव्यूज़ का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? मैम मॉक इंटरव्यूज़ अब जिसका फर्स्ट टाइम अगर कोई इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट में अपीयर हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस आता है मॉक टेस्ट से। जब मॉक इंटरव्यू सॉरी आप देते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। प्लस आपके जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके डेप्थ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपकी हॉबीज़ हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, वो सब। तो मोर और लेस वहाँ से सारे क्वेश्चंस मॉक में आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्लस जो पैनल होता है मॉक इंटरव्यूज़ में, वो भी कहीं न कहीं यूपीएससी से रिलेटेड होते हैं, तो उनके नेचर ऑफ द क्वेश्चंस भी वैसे ही होता है। तो इनिशियली आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो इंस्टेड कि आप एक्चुअल में जाके वो गलतियाँ करें, वो आप मॉक में कर लें, तो मॉक पहले में वो सुधार हो आपको जाए आप में। हाँ, वो आपको सजेशंस भी देते हैं कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई वुड से कि 3-4 मॉक तो देने ही चाहिए, उससे जी। आपको बहुत फ़ायदा होता है। जी। एक और बात कही जाती है कि कोचिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोचिंग नहीं गए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे टॉपर्स से मिली हूँ जिन्होंने बोला कि हमने सेल्फ स्टडी की, मतलब 1 साल हमने कोचिंग ले लिया और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी की। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स मिले जो अब टॉपर हो चुके हैं, जिन्होंने बोला हमने कभी कोचिंग ही नहीं लिया, हमने रेलेवेंट रिसोर्सेज से पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये जो एक बात कही जाती है कोचिंग को लेकर, उससे कितना एग्री करते हैं आप? मैम इस तरीके से कहना कि कोचिंग से ही होगा, ये तो आई वुड से गलत है। लेकिन कोचिंग रोल तो प्ले करती है, क्योंकि जिन लोगों ने जो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने कोचिंग नहीं करी, मैंने भी कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं करी अपने जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए की थी मैम। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने कोचिंग नहीं करी, उन्होंने फॉर्मल कोचिंग नहीं करी है। नोट्स सबने कोचिंग के ही पढ़े होते हैं, ठीक है? तो कोचिंग का रोल होता है, क्योंकि जो उनके पीछे एक टीम होती है, वो पूरा टीम उस नोट्स को तैयार करती है, आपको एक फॉर्डर मटेरियल मिल जाता है, आप पढ़ते हैं। तो इनडायरेक्टली कोचिंग का रोल बहुत बड़ा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्योर टेक्निकल फील्ड से होते हैं, साइंटिफिक फील्ड से होते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अराउंड 50-60% जो है वो ह्यूमैनिटीज़ का पोर्शन होता है। तो उनके लिए कोचिंग कर लेना चाहिए अगर उनको नहीं आ रहा है समझ में। बट अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप इनफॉर्मल कोचिंग जो इनडायरेक्ट जो नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस इंडिविजुअल चॉइस है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ समवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मान लीजिए है, जिसने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, उसको उस पे कमांड है। तो उसको ऑप्शनल की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको जीएस की कोचिंग ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा एस्पिरेंट है, जिसको जीएस में आसानी है, बट वो ऑप्शनल उसने नया चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, उसने फिलॉसफी चूज़ कर लिया, तो उसको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आप तो ये हाँ, एनालाइज़ कर लीजिए एनालिसिस कि करिए आपको कि कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए। क्या चाहिए। तो रोल है कोचिंग का, लेकिन ये कहना दोनों ही चीज़ें गलत हैं कि बिना कोचिंग के नहीं होगा, और कोचिंग बिल्कुल टू भी ईच ज़रूरत इज़ है। ज़ोन हाँ, है हाँ, कि यस, आप यस। जैसे कंफर्टेबल हैं, आप आप उस आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या चीज़ कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, अपने अकॉर्डिंग चलिए। ऐसे होता है कि जब हम ब्रेक ले रहे होते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि आप ब्रेक ले रहे हो, आप बहुत पीछे चले जाओगे। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आपने अगर ब्रेक लिया, आपने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अगर टाइम दे दिया, तो आप उस टाइम में कुछ पढ़ सकते थे। ये भी एक बहुत लोग इस तरह से कहते हैं और इस तरह से काम करते हैं उसको लेकर। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं आप? हाँ, मैं 100% डिसएग्री करूँगा यहाँ से, क्योंकि हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है। किसी इंसान की कैपेसिटी 18 घंटे काम करने की है, किसी इंसान की कैपेसिटी 10 घंटे काम करने की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोला जाए कि आप इंटरव्यू लें,
और आपको बोला जाए 1 दिन में आपको 50 इंटरव्यू लेने हैं, तो आपकी क्वालिटी खुद ब खुद डिग्रेड हो जाएगी लास्ट तक, आप थक जाओगे एंड देयर आर चांसेस कि आप लास्ट वाले को मना भी कर दो कि मैं नहीं राइट। ले सकती इंटरव्यू। सेम थिंग गोज़ विद एस्पिरेंट, अब वो पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बात करें, कोई एक एस्पायरेंट है जो 1 घंटे में मान लीजिए 10 पेज पढ़ता है, ठीक है? इफेक्टिवली 10 पेज पढ़ता है, तो 8वें घंटे में वो 5 ही पेज पढ़ रहा होगा और 10वें घंटे में वो सिर्फ 1 पेज पढ़ रहा होगा। तो क्यों ना 2 घंटे का ब्रेक ले लो, वापस से री-एनर्जाइज़ हो जाओ, वापस से आकर पढ़ो। और उतना पढ़ के क्या फ़ायदा जब दिमाग के जा ही अंदर नहीं आके रहा, जाएगा ही यस, नहीं कुछ। एब्सोल्युटली 100%। जी। अ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि वो शकील जब मेंस का एग्ज़ाम था, वो वाला हफ़्ता था, जब मंडे को पता चला कि आपको डेंगू हो गया है, उस टाइम के शकील को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अभी, तो वो क्या मैसेज होगा अगर आपको कुछ कहना हो उसको? उस टाइम में जो शकील था, उस दिन जो परेशान था वो? मैं उसको बोलूँगा कि तुमने बहुत सही काम किया, घर वालों को नहीं बताया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि शकील को मैं ये बोलूँगा कि तुम्हारे जो माइक्रो नोट्स थे, जो तुमने इससे पहले जो अपने एफ़र्ट्स लगाए थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया और गिव अप नहीं किया। क्योंकि अगर तुम गिव अप कर देते तो तुम सेलेक्ट नहीं हो पाते, वापस से एग्ज़ाम दे रहे होते। तो मैं कांग्रेचुलेट करूँगा शकील। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैसेज मैं आप चाहूँगी कि जो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए या जो आगे देना चाहते हैं या जो बहुत सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 अलग-अलग तरह के एस्पिरेंट्स हैं, उनको अगर आपको मैसेज देना हो, तो वो मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? और वो मैसेज आप कैमरे में देख कर दीजिएगा। मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अक्सर बोलता हूँ दोस्तों को कि बहुत इनफॉर्मल वे में है कि सिलेक्शन तभी होगा जब आपके सारे तारे, किस्मत के तारे अलाइन हो जाएँगे। उसके लिए आप एफ़र्ट्स करिए, वो तारे इस साल अलाइन हो, अगली साल अलाइन हो। हाँ, अगर आप इफ़ेक्टिव अपने एफ़र्ट्स देते रहेंगे, वो एक ना एक दिन तारे अलाइन हो जाएँगे और जिस दिन वो तारे अलाइन हो जाएँगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच शकील, आपने हमें टाइम दिया एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।